घेरने के लिए, खासतौर पर कांग्रेस को घेरने के लिए क्या है रणनीति इंडिया गठबंधन की और एनडीए की, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अश्विनी साई जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दीपक रंजन जी समाजवादी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संजय चक्रवर्ती जी टीएमसी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। आशीष मिश्रा जी, ये मोदी को हराने के लिए नहीं, अब दरअसल जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें कांग्रेस के खिलाफ ही नजर आ रहा है ये इंडिया गठबंधन, हम ये कह सकते हैं। आशीष जी अनम्यूट करिए, आप म्यूट कर रखे हैं शायद। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप बोलिए। आप मौला, वक्त की गर्दिशों का गम न करो, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। खैर, जिसको जो करना है अपना करने दीजिए। हम एकजुट थे, एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। पहली बात तो मुझे हंसी आ रही है, अश्विनी साई जी आज मेरे भाई मुस्कुरा रहे हैं, मतलब नहीं, कहीं न आपने कहीं मन में ऐसे खतरा शायराने उनके अंदाज उत्पन्न हो रहा में शुरुआत की है तो इसलिए उन्होंने मुस्कुरा दिया। और एकजुट थे, एकजुट हैं, एकजुट मेरे भाई रहेंगे, हैं, कैसे रहेंगे? जो देखिए, तस्वीरें आ रही हैं मैं वो आपको एक कैसे, चीज- मतलब इनको कैसे छुपाएंगे? इस दर्द को कैसे आप छिपा पाएंगे? योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके साथ में हमारा कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी के एवज में हम लड़ाई नहीं लड़ रहे। दोनों पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा है, विचारधारा को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने पहले ही कहा है कि जिसे जिसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को विचारों के अनुसार मात देना है, वो हमारे साथ आए। और जिसे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लड़ाने में या उनसे लड़ पाने में वो असक्षम है, तो वो हट जाए। और जैसे कि आप देख ही रहे कि नीतीश कुमार जी ने भी इतना कोस कोसा के सब बातें हुई, और अमित शाह जी ने भी बहुत सारी बातें कही, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी बहुत सारी बातें की, लेकिन उन्हें मजबूरन उन्हें वापस से अपने घर में, जो कि कल तक कह रहे थे कि लाल सिग्नल है, उनको ग्रीन सिग्नल एनडीए में नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन लोगों की मजबूरी थी कि उन्होंने वापस से उनको अपने प्रवेश दिया है। वो आप उनकी मजबूरी बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की कहना मजबूरी बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी से जब मैंने सवाल किया तो बीजेपी लगातार कह रही है कि दरअसल दरवाजे थे, दरवाजे बंद थे, वो खुल जाते हैं, दीवार तो थी नहीं, तो दीवार में थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है, आपने एक बड़ी बात कही है आशीष जी, आपने एक बड़ी बात कही, उसका जवाब मैं संजय जी से चाहूंगा। आपने ये कहा कि जिसको डर है, जिसको ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को वो नहीं हरा सकती है, वो अलग हो सकता है। संजय जी, तस्वीर यही नजर आ रही क्या? क्योंकि अब आप भी कह रहे हैं कि भाई हम अभी तक तो 2 सीटें देने के लिए राजी थे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को, अब वो भी नहीं देंगे। और बड़ा दावा आपने कर दिया कि 300 में 40 सीटें भी जीत पाएगी क्या? ये सवाल खड़ा कर दिया आपने। सबसे पहले नमस्कार जी। पहले तो क्लियर कर दूं कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस ने नहीं बनाया था। कांग्रेस का बनाया नहीं था, कांग्रेस इस दल में आके शामिल हुई थी, कांग्रेस ने नहीं बनाया था, ये एक बात क्लियर है। ये इंडिया गठबंधन 28 दलों का बना था। नीतीश कुमार छिटक के निकल गए, और ये बात चूंकि सबसे पहले ममता दीदी को पता था, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी बने थे, उसके बाद जब अशोका होटल में हम लोग की एक मीटिंग हुई थी, नीतीश कुमार जी को कांग्रेस ने जो है संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा था, तो ममता दीदी ने राहुल गांधी को फोन करके बता दिया था ये पलटू राम पलटने वाले हैं, इनको संयोजक मत बनाइए, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो उसी के बाद जो है उनका संयोजक बनाया नहीं गया, और नीतीश कुमार पलट गए जैसा कि उनकी आदत है, और फिर पलटेंगे। मैं आपको बता दूं 10 तारीख को इनकी सरकार गिरेगी, 100% श्योर है। 10 तारीख को सरकार गिरनी है इनकी। सरकार ज्यादा दिन रहेगी नहीं, अभी हफ्ते भर का या और मजा ले ले सरकार का, लेकिन इनकी सरकार गिरने वाली। रही बात जो है हम लोगों का जो है, पहली बात तो ये है, जब हमने कहा कि कांग्रेस गठबंधन कांग्रेस नहीं बनाया था, तो सीटों का तालमेल भी हम लोगों ने कभी नहीं कहा था कि हम कांग्रेस के साथ जो है हम सबके देखिए 80 तो 27 दल और भी है, सबको फिर हम जो है बंगाल में हम सीटें देंगे तो हमारे पास तो 2 सीट भी नहीं बचेगी। नहीं, देखिए सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है संजय जी, सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है, जो बात अश्विनी साई जी को बोलनी चाहिए थी वो आप बोल रहे हैं। आप कांग्रेस को चुनौती दिला रहे हैं बीजेपी से, कह रहे हैं आप हिम्मत है तो बनारस से आप चुनाव लड़ जाइए, बनारस में भारतीय जनता पार्टी को हरा के दिखाइए। हिम्मत है तो आप इलाहाबाद में प्रयागराज सीट से लड़ जाइए चुनाव, प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी को हरा के दिखाइए। थोड़ा सा समय दीजिए, भले एक बार दीजिए, लेकिन पूरा समय दीजिएगा। जी नहीं, पूरा समय मिलेगा, पूरा समय मिलेगा, बोलिए आप। ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अगर कांग्रेस को ही जरूरत है तो क्या हमारे पास गठबंधन के लिए सीटें लेने की बंगाल में,
तो हम तो जो 2 सीटें जीते थे हम तो दे रहे थे। इसके मतलब फिर आगे से सीपीएम भी बोलती हमें भी सीटें दो, फिर बोलते समाजवादी बोलती हमें भी सीटें दो, बीएसपी और दूसरे दल भी होते वो भी बोलते हमको सीटें दो, कांग्रेस। तो क्या हम लोग फिर 2 ही सीटों पर लड़ते क्या? तो भाई गठबंधन में सब है तो सब लोग मांगते हैं। तो कांग्रेस कौन सा स्पेशली जो है वहां पे आकर के ये कह रही है कि हमारे को हमको सीटें चाहिए। और रही बात जो है हमारी रहमो करम पे आप सीटें मांग रहे हो, उसके बाद हम ही को आंखें दिखा रहे हो। लगातार अधीर रंजन चौधरी जो है लगातार पीछे जो है हम लोग के जो है डंडा किए पड़े हुए कोशिश कर रहे थे कि वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे थे। मैंने तो कई डिबेट पे यहाँ भी बोला, आपके भी शायद डिबेट में मैंने बोला था कि अधीर रंजन चौधरी या आचार्य प्रमोद कृष्णन ये 2 बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। और वही बात आखिर जो है आचार्य प्रमोद कृष्णन को हटाना पड़ा उनको अपने यहाँ से, उनको जो है निलंबित करना पड़ा। और आपने देखा होगा क्या चाहे वो नहीं, अभी कहाँ निलंबित कर दिया संजय जी? नहीं, अभी निलंबित नहीं किया है, क्लियर कर लीजिए। अरे अभी तो मैंने अभी जो है ब्रेकिंग न्यूज देखा था आज तक में, उसमें आया हुआ था कि आशीष जी निलंबित कर दिया क्या? क्योंकि उस जो पत्र मेरे पास भी आया है उसका खंडन किया जा रहा था कई कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, ऐसा कुछ है? नहीं, मैंने तो आज तक चैनल में मैंने देखा था। नहीं, अभी ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, आधिकारिक रूप से कोई निष्कासित नहीं किया गया है, कोई निलंबन नहीं हुआ है। सर भाई कई बड़े चैनलों में मैंने ये देखा है कि उनको निलंबित कर दिया गया है, तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लेकिन दोबारा इसकी खंडन आए नहीं। हाँ। अब उतने बड़े नेता तो है नहीं, लेकिन ये अधीर रंजन चौधरी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जैसा इन्होंने कोई कार्रवाई जो है कमलनाथ पे नहीं किया। कमलनाथ जो है अगर पहली ही जो वहां मीटिंग होती थी भोपाल में, जब हम लोगों ने कहा था पहली मीटिंग होगी भोपाल में, तो उन्होंने तो बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, हम ही अकेले हरा देंगे। तो आपने तो सोने की तस्करी की सजा की बीजेपी को फिर से वापस कर दिया है। वही चीज केपी सिंहदेव का था छत्तीसगढ़ में, वही हालत जो है सचिन पायलट का था राजस्थान में। इन्होंने कभी अपने नेताओं पे कार्रवाई नहीं की, दूसरों पर दोष मढ़ने से काम नहीं चलेगा। मतलब आत्मचिंतन करना चाहिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, जो कि करता नजर नहीं आ रहा। आपका एक बड़ा आरोप ये है। बिल्कुल है, ठीक है, सही बात भी है। हमारे आएंगे सेकंड राउंड में आपके पास आ रहे हैं संजय जी। दीपक जी, उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है। वहां पर भी आपने कह दिया 11 सीटें तो कांग्रेस के लिए दे दी गई हैं, उनको अब 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है भाई साहब अभी में बात ही नहीं हुई है, बात चल रही है। योगेश जी देखिए, ऐसा है कि इंडिया ब्लॉक जो है वो डेमोक्रेटिक अलायंस है, यहाँ पे फ्रीडम टू स्पीक है और यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। और आदरणीय ममता बनर्जी जी ने जो भी बात कही थी कि समाजवादी पार्टी और जो भी घटक दल है वो शुरू से ही कहते हैं कि सीट शेयरिंग की बात हो जाए, और अगर सीट शेयरिंग की बात नहीं होती तो डे बाय डे जो है समय हमारा किल हो रहा है। और हम समझते हैं 50-60 दिन के अंदर अंदर हम चुनाव में होंगे और अप्रैल में वोट पोलिंग हो रही होगी। तो यहां पर जो है वो उसको लेकर के ममता जी ने कहा, और ममता जी ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि हम इंडिया ब्लॉक से अलग हो गए हैं, या क्योंकि देखिए सारे लाइक माइंड पार्टीज वाले जो है वो एक साथ एक मंच पे खड़े हैं, और सबका मोटो सबका उद्देश्य ये है कि 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी की सरकार चल रही है, जिसने हिंदुस्तान की जनता को सिर्फ झूठ फरेब और बहकावा देने का काम किया, उसको जनता को उससे निजात दिलानी है। और देखिए यहां पर तो आप बातों की बौछार में उलझे हुए, हमारे बड़े भाई अश्वनी भाई बैठे हुए हैं, अरे वहां पर गोलियों की बौछार हो रही है घटक दलों में। आप ये नहीं देखा? आपने अभी पूछेगा अश्वनी भाई से? नहीं, हमने देखा। ठीक है, आप महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं तो महाराष्ट्र का एक उदाहरण भी आपको दे देते हैं। ठीक है, नहीं अब देखिए, आपने कहा कि इंडिया गठबंधन अभी ठीक है, सुरक्षित है, किसी ने ये नहीं कहा कि हम अलग हो गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ही वंचित अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट गया। आज महाविकास अघाड़ी की दल की बैठक थी, उस बैठक में यह कहा गया, हालांकि बाद में संजय जी उसको संभालने की कोशिश करे। योगेश जी मैं कुछ और बात कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं यहाँ पर तो बातों की बौछार हो रही है, इनके तो अलायंस पार्टनर्स में आपस में जो थाने के अंदर गोलियां कोई बौछार, हाँ, मैं समझ रहा हूं, अब इनसे पूछिए ना, इनके डबल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र में और दिल्ली में मिला करके, और उसके बाद थाने के अंदर अगर इनकी पार्टी का विधायक जो है अगर वो अपने घटक दल के अलायंस पार्टी के जिसकी मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी की पार्टी का नेता जो है, हम कह रहे कार्यकर्ता नेता या आम आदमी है, उसको थाने के अंदर गोलियों से उसको भुना जा रहा है, जिंदगी मौत से जूझ रहा है अस्पताल में वो, तो यहाँ बातों की बौछार छोड़िए, वहां तो गोलियों की बौछार हो रही। और इंडिया ब्लॉक पूरी तरीके से एकजुट है। और रहा सवाल देखिए बिहार का, बिहार में नीतीश कुमार जी नहीं पलटी है भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत, पलटे हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, पलटी है भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, पलटे हैं सम्राट चौधरी, पलटे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, पलटे हैं मोदी जी, मैं सुशील मोदी जी की बात कर रहा हूं। और मैं बार बार कहता हूं, मैं हर जगह मैं कह रहा हूं कि मैं बार बार मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी कल भी इंडिया के साथ थे, आज भी इंडिया के साथ हैं,
और आज आप मेरी डिबेट को दिखा देना कि चुनाव के बाद भी वो इंडिया के साथ आपको दिखेंगे। चलिए, ये तो आप बड़ा दावा कर रहे हैं, ये आप बड़ा मैं दावा बिल्कुल मैं बड़ा पुख्ता दावा कर रहा हूं और आपको, और वो जहां पर भी है वो इंडिया को मजबूत कर रहा है। तो ये आपकी रणनीति थी क्या? रणनीति है? अब ये बहुत सी चीजें, बहुत सी स्ट्रेटजी ऐसी है जो आपके सामान्य चैनल पे मैं नहीं कह सकता। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार में कहीं ना कहीं उलझ गई है। जीतन राम मांझी जी की भाषा देख लीजिए, चिराग पासवान जी की भाषा देख लीजिए, उनके चाचा की भाषा देख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक कदम बड़ा सोच करके उनको लगा कि अरे पूरा बिहार हम फतेह कर लेंगे। लेकिन बिहार में अपनी ही अंदरूनी कला से, अपने घटक दल के कला से, अब जीतन राम मांझी जी क्या कह रहे हैं कि उनको 4 विधायकों में उनको 2 मंत्री पद का 2 मंत्री चाहिए, और खुलेआम कह रहे हैं कि हमको तो मुख्यमंत्री का ऑफर है। आप बताइए, अपने घटक दल के लोगों को आप संभाल पा रहे हैं? यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर जी के, यहाँ पर मेरी एक बात और आ जाए योगेश पांडे जी, यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि हमको 3 सीट उत्तर प्रदेश में चाहिए और 2 सीट हमको बिहार में चाहिए। बताइए, तो ये अपने कुनबे को, जो इतना बड़ा कुनबा इन्होंने बना रखा है, इतने अलायंस पार्टीज का, इतने पार्टनर्स का, ये पहले उनको संभाल लें। और मैं तो चाहता हूं कि बातों की बौछार, देखिए ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया, बातों की बौछार होती रहनी चाहिए, लेकिन गोली की बौछार नहीं होनी चाहिए। ये निहायत निंदनीय है। ये चाहे मेरी पार्टी हो, चाहे आपकी पार्टी, चाहे भाजपा की पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, किसी की पार्टी हो, क्योंकि वो आपका घटक दल का वो है। अगर आपको कोई बात करनी थी तो आप मुख्यमंत्री के पटल पर रखकर, क्या विधायक हैं आप, बैठ करके सुलह सपाटा कर लेते? क्या मुख्यमंत्री इतने निष्क्रिय वहां के? ठीक है, शाही जी से जवाब लेते हैं। शाही जी, बड़े सवाल आ गए हैं। बिहार में जो स्थिति आप चाह रहे हैं वो आपके अनुकूल बनती नजर नहीं आ रही है। यहां तो बातों की बौछार चल रही है, वहां गोलियों की बौछार चल रही है। संजय जी तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा भी दे देना चाहिए महाराष्ट्र में। योगेश जी, देखिए, हमने अपने तीनों भाइयों को सुना, थोड़ा समय दीजिएगा, तीनों लोगों का जवाब देना है। और मैं दीपक भाई से ही शुरू करता हूं। गोलियों की बौछार अगर हो रही है, निंदनीय है, मैं भी कहता हूं। और जो अपराधी था, चाहे भले विधायक हो या मंत्री हो, कोई भी हो, वो जेल चला गया, वो तुरंत पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ, जेल चला गया। अपराधी की जगह जो है, हम उसको लेकर स्टेज पर गायत्री मंत्र नहीं पढ़ते हैं अखिलेश जी की तरह, उसको जेल का रास्ता तुरंत दिखाया गया है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा। रही राजनीतिक बात, मुझे हंसी क्यों आई है अपने कांग्रेसी मित्र आशीष जी के बातों पर। इन्होंने हौसला और साहस की बात की, तो उत्तर प्रदेश में तो मुझे लग रहा है कि हौसला सिंह रायबरेली से लड़ेंगे और साहस दुबे जो है अमेठी से लड़ेंगे। 2 ही बचे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यही बात कह रहे हैं। एक और चीज याद आई आज इन तीनों मित्रों की बात सुन के, एक फिल्म देखा था हम लोगों ने, उसमें हीरो के पास उसके घर से एक चिट्ठी जाती है कि पड़ोसी की बकरी बीमार है, बाकी सब ठीक है, वो दुबे जी का पैर टूट गया है, बाकी सब ठीक है, स्नेह के घर में आग लग गई है, बाकी सब ठीक है। वही स्थिति यहां हो रही है। ममता जी किनारे हो गई, फिर भी इंडिया गठबंधन जो है, इंडी अलायंस बरकरार है। नीतीश जी चले गए, फिर भी इंडी अलायंस बरकरार है। वायनाड से राहुल जी को कम्युनिस्टों ने कह दिया कि भाई आप जाके यहां दूसरे जगह लड़िए, फिर भी इंडी अलायंस बरकरार है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में जो है इनको दुत्कार दिया, फिर भी इंडी अलायंस बरकरार है। भाई देखिए, 4 नेताओं के बैठने पर, चाय पीने पर ये कोई इंडी अलायंस बन गया, कोई अलायंस नहीं बनता है। 24 सीट तो ममता जी ने बहुत ज्यादा दे दिया। मैं तो चिल्लाकर कह रहा हूं कांग्रेस को 24 में 24, इससे ऊपर वो सोचे मत। क्योंकि जो अभी देखिए, जो काम करने की बात कर रहे हैं, ममता जी ने जिस तरीके से बंगाल में इनको लताड़ा है, अभी जिस तरीके से अखिलेश जी और कमलनाथ जी के बीच में इस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में देखने को मिला, उसी का प्रति उत्तर उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने कांग्रेस को दे दिया। शाही जी, एक बड़ा दावा किया जा रहा है। संजय जी ने कहा कि 10 तारीख तक ये सरकार चल पाएगी बिहार में। दीपक जी कह रहे हैं कि कहीं भी नीतीश कुमार रहे, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, कोई रणनीति हो सकती है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आपके यहां भी जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। योगेश जी देखिए, अभी आज क्या दिख रहा है, ये कयास है। अगर हमारे दोनों भाइयों ने कुछ कहा है तो ये कयास लगा रहे हैं। बिहार में आज हमारी सरकार, एनडीए की सरकार चल रही है। कल क्या होगा हम उस पर नहीं जाते हैं। आज क्या हो रहा है हम उस पर रहेंगे। अगर हमारी महाराष्ट्र में इस गोली चलने के पगड़ी उतरी नहीं आपके प्रदेश अध्यक्ष की, उप मुख्यमंत्री हो गए अब तो।
उन्होंने तो, अरे आपने लग रहा आप ही लोगों ने चलाया था। उन्होंने कहा अयोध्या में जाकर पगड़ी उतारेंगे, उन्होंने कहा रामलला के दर्शन करेंगे, पगड़ी उतारेंगे। बयान जो था, हाँ उसमें बयान ये था, बयान ये भी था, शायद आपने भी सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये मानना था कि जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, और अब जो बनेगा वो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन ऐसा भी हुआ नहीं है। नीतीश कुमार ही राजनीतिक बयानों को अगर इतनी गंभीरता से योगेश जी और आप लोग लेना शुरू कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में देखिए, राजनीति ऐसी चीज है, मैंने कहा कि दरवाजे की बात की, हंसी मजाक दरवाजे हमेशा बंद नहीं होते, चाहिए। ये विचारों की लड़ाई है। ये विचारों की लड़ाई है। अगर किसी ने किसी के लिए कुछ कहा है तो नीतीश जी का उनका घरेलू झगड़ा नहीं है। हमारे 3 भाई यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे किसी तीनों भाई से कोई निजी झगड़ा है, हमारी वैचारिक लड़ाई है इनसे, और हम वैचारिक लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये हमसे लड़ते रहेंगे। वैचारिक लड़ाई का द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ है। शाही जी आएंगे, आशीष जी आपके पास आ रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है दरअसल, यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं। और फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और आशीष जी का रुख करेंगे। आशीष जी, संजय जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि दरअसल इंडिया गठबंधन आपने नहीं बनाया। शाही जी कह रहे हैं कि 40 सीटें ममता बनर्जी ने ज्यादा कह दी, 24 मिलनी चाहिए। और 11 सीटों पर आपकी क्या राय है, आपके नेताओं का क्या कुछ कहना है? क्योंकि जयराम रमेश साहब तो कह रहे हैं कि भाई ये एक तरफा घोषणा है, उत्तर प्रदेश में कर दिया गया कांग्रेस बीजेपी समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए, निश्चित तौर पर हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में अपनी अपनी बातें कहने का अधिकार हर किसी को है। अगर अखिलेश जी ने अपने 16 उम्मीदवारों का निर्णय लिया है, उन्होंने घोषित किया है, तो निश्चित तौर पे आपने योगेश जी देखा होगा कि बहुत से चुनाव ऐसे होते हैं कि लिस्ट में जारी नाम कुछ और होते हैं, और अंत में जाते जाते चुनाव की प्रक्रिया में नामांकन करते करते प्रत्याशियों में अदला बदली भी होती है। अरे उस पर तो हम सवाल ही नहीं खड़े कर रहे हैं। चलिए, वो 16 उन्होंने खड़े कर दिए, 11 आपको दे रहे हैं, लेकिन 11 पर तो सवाल उठ रहा है। हम तो उस पर तो भी आ ही नहीं रहे हैं। 16 पर तो सवाल ही नहीं खड़ा कर रहे कि आपसे विचार विमर्श किया, उसमें आपको कोई रोल ही नहीं है कि कौन सी सीट पर। भाई वो तो इंटरव्यू ले रहे हैं समाजवादी पार्टी के, तो आपका इंटरव्यू ले रही है आपके नेताओं की, भाई बताइए कौन कौन सी सीट पर आप जीत रहे हैं, बताइए प्रत्याशी कौन सा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश राज्य में अखिलेश जी के पास से ही राहुल गांधी जी खुद भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके पहुंच रहे हैं, और उस न्याय यात्रा में हो सकता है कि बातचीत भी हो, आगे भी बढ़े। देखिए, जो लोग साथ में कुछ आए हैं, हटे हैं, गए हैं, उससे कांग्रेस पार्टी डगमगाई तो है नहीं कहीं, क्योंकि हमारे में एक चीज है, बाहुकल बर आपनी छोड़ बिरानी आस, जाके आंगन है नदी सो कछु मरे पियास। तो हमारे यहाँ पे हौसले बताए नहीं, दिखाए जाते। इसलिए राहुल गांधी जी बिहार में उलट पलट होने के बावजूद उन्होंने अपनी शक्ति को दिखाया, बंगाल में भी उन्होंने अपनी शक्ति को दिखाया। दूसरी चीज बस हाँ ये है कि अपने हमारे जो सहयोगी हैं, हम बड़े भाई हैं, इस वजह से हम क्या चाहते हैं, बंगाल में ही ममता बनर्जी जी कह रही हैं यहाँ पर अगर बीजेपी को कोई हरा सकती है तो केवल टीएमसी ही है। आप कह रहे हैं कि बात चल रही है, अखिलेश यादव पीडीए यात्रा चल रही है, उसका ध्यान दें कि न्याय यात्रा का आपका ध्यान दें? आप बताइए। वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई उन्हें बुलाया ही नहीं गया, उन्हें निमंत्रण ही नहीं दिया गया, उनसे कोई राय विमर्श चर्चा ही नहीं किया गया। और उत्तर प्रदेश में जहां वो अपने आप के मजबूती होने का दावा ठोकते नहीं है भी, और उसके वहां पर आप यात्रा निकाल रहे हैं। अखिलेश जी आपके साथ शामिल होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। चलिए दीपक रंजन जी समय होगा पूछ लेते हैं, समय होगा तो जरूर आएंगे ना। मैदान दूर में घोड़ा दूर पूछ लेते हैं। दीपक जी हमारे साथ मौजूद है ना, अरेस्ट लगा लेते हैं। दीपक जी, अखिलेश यादव शामिल हो रहे हैं क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा में? जो निष्कर्ष अखिलेश यादव जी निकाल सकते हैं वो दीपक जी को कहना मुश्किल होगा। अब आप ये भी आप तय कर देंगे कि दीपक जी को बोलना क्या है, तो फिर दीपक जी का बोलने का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, हमारे ऊपर भी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके खुद की अपनी एक रूटीन होती है। चलिए ठीक है, उन लोगों का काम का एक तरीका होता है। ठीक है, पूछ लेते हैं। समाजवादी पार्टी को आपसे बेहतर वो जानते होंगे, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। नहीं, देखिए ऐसा योगेश जी कि ये कांग्रेस पार्टी का अपनी यात्रा, निजी यात्रा है इनकी, और पार्टियों को देखिए अपना अधिकार है कि अपने माध्यम से, किसी यात्रा के माध्यम से, पीडीए यात्रा के माध्यम से हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और पीडीए की आवाज जो है, समाजवादी पार्टी दलित, शोषित, वंचित और इन लोगों की आवाज सदैव उठाती रही है, और हम आज उसकी यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर के पीडीए पखवाड़ा कर रहे हैं। और देखिए ऐसा है कि पार्टियों का विलय नहीं हुआ है, हर आदमी का एक उद्देश्य लेकर के चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 साल से राज कर रही है उसको हटाना और जनता को निजात दिलाना। जब राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश करेगी यूपी में, तो क्या अखिलेश यादव साथ नजर आएंगे क्या? सवाल ये है। अब देखिए उनकी यात्रा कब आ रही है, कब नहीं आ रही है, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या बात हुई है, क्या नहीं बात हुई है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमति होगी तो निश्चित रूप से हम लोग सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीछे पीछे हम लोग रहेंगे।
और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीछे रहने की बात बता सकते हैं नहीं कि इसके यात्रा में कौन शामिल होगा कौन नहीं शामिल होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से योगेश जी कहती रही है कि सीट शेयरिंग पे बात हो जाए, और जो पार्टी अपने रीजन में या अपने स्टेट में मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी से सीधे लड़ती दिख रही है, उस पार्टी को हमेशा आगे करके चुनाव लड़ना चाहिए। और अभी हमारे बड़े भाई अश्वनी भाई किसी पिक्चर का उल्लेख कर रहे थे कि बकरी चोरी हो गई, सब ठीक है और ये हो गया। कमोवेश यही स्थिति योगेश भाई इन्होंने हिंदुस्तान की बना रखी है, कमोवेश यही स्थिति है। और एक पिक्चर और आई थी, उसमें एक गाना था, महंगाई डैन क्या खाया जाता है और पता नहीं क्या, सगी संज्ञा तो बहुत कमाते हैं, वो भी गाना इनको सुन लेना चाहिए। आज देखिए, आज योगेश भाई हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता जो कर्म के आधार पर वोट देने जा रही है। धर्म हमारी आस्था है, धर्म योगेश भाई की आस्था है, अश्वनी भाई की आस्था है, जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं सबकी धर्म आस्था है। लेकिन जब इनसे कर्म के आधार पर आदमी बात करने जाता है तो राम नाम की चादर ओढ़ लेते हैं ये, और ये आस्था का जो है, आस्था की आड़ में अपने आप को छुप जाते हैं। भाई आप कर्म के आधार पर वोट लेकिन मांगिए ना। हम जो तस्वीर देखते हैं दीपक जी, जो तस्वीर देखते हैं वो आस्था कहीं ना कहीं हावी नजर आती भी है ना। नहीं, देखिए, जो तस्वीर आप दिखाते हैं वही दिख रहा है। हाँ। लोगों के दिल में क्या, मेरे दिल में राम है, हमसे कुछ बाहर निकाल देगा क्या वो? हाँ। आपके दिल में प्रभु श्री राम है, प्रभु श्री राम जो है मर्यादा का प्रतीक है। नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं। मैंने कहा आस्था हावी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि जब चुनाव होता है तो चुनावी प्रक्रिया में जब आप लोग उतरते हैं इस मैदान में तो भारतीय जनता पार्टी को हर जगह बढ़त मिलती है, हर जगह फायदा होता है। देखिए योगेश जी, मैं बड़ी साफगोई से कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में हिंदुस्तान की महान जनता जो कर्म के आधार पर वोट देने जा रही है, धर्म के आधार पर वोट देने नहीं जा रहे। मैं भी तो ये कह रहा हूं, हर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर आदमी का अपना धर्म है, अपनी आस्था, अपने अपने हिसाब से आदमी पूजा करता है, अपने अपने हिसाब से आदमी जो भी करना होता है करता है। हम तो रोज, देखिए, मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, आप भी निश्चित पूजा करके घर से निकलते होंगे, प्रार्थना करके घर से निकलते हो। आप कह रहे हैं कि आस्था ये व्यक्तिगत। अच्छा, ये बताइए योगेश जी, किस धर्म, किस ग्रंथ, किस बाइबल, किस कुरान में कहां लिखा है कि प्रभु श्री राम दर्शन देंगे तो अयोध्या में ही देंगे, मेरे घर में नहीं देंगे? हम तो रोज उनको अपने घर में देखते हैं, रोम रोम में देखते हैं, कड़ में देखते हैं। चलिए, इस पर चर्चा करेंगे तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, उदाहरण और उस पर चले जाएंगे। संजय जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? लेकिन देखिए, अब ये तो कांग्रेस तो लगातार कह रही है, आप दीपक जी कह रहे हैं कि नहीं भाई इंडिया गठबंधन एक है सब, ममता जी तो कह रहे हैं फिनिश, जो होना था निर्णय हो गया। ऐसा नहीं। हाँ। ममता दीदी ने कभी नहीं कहा इंडिया गठबंधन फिनिश है। नहीं, उन्होंने इंडिया गठबंधन नहीं कहा, लेकिन बंगाल में तो ये क्लियर हो गया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। नहीं, पहली बात तो ये, हमने फिर जो कहा कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस ने नहीं बनाया था, कांग्रेस एक पार्ट है। हाँ। टीएमसी एक पार्ट है। तो क्या कांग्रेस हाईजैक करने की कोशिश कर रही है इंडिया गठबंधन को, आपको लगता है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि हाईजैक की बात नहीं है, वो अपनी नाजायज मांग कर रही है और साथ में जो है अपने नेताओं पे कंट्रोल नहीं कर रही है। मैं थोड़ी सी कुछ चीजों में बता देता हूँ। अभी अश्वनी जी की मैं वो प्रवचन सुन रहा था, बड़ी अच्छी प्रवचन बातें कर रहे थे, अच्छा लगता है अश्वनी जी के साथ डिबेट करने में, बड़ा मजा आता है क्योंकि ये शांत स्वभाव के हैं और अच्छी बातें करते हैं। जो अभी इन्होंने कुछ कहानियां सुनाई, इन्होंने समय कम है लेकिन एक खतरनाक भी होते हैं संजय जी। नहीं, कोई दिक्कत। अरे सर, बहुत थाला पड़ा है हमारे खतरनाक लोगों से। तो पहली चीज इन्होंने जो कहा इस तरह की बातें, तो पहली बात तो आपके गठबंधन में थोड़ी सी हमें भी इसकी जानकारी दे दे कि सर गठबंधन में पिछले आपका संयोजक कौन है, पिछले 10 साल से कौन जो है, कहाँ पे सीटों का बंटवारा हुआ, कब मीटिंग होती है, कोई तो जानकारी दीजिए सर। आप लोग हमेशा मोदी करेंगे क्या? कैसे एक ही आदमी के चेहरे पे काम चलेगा क्या? दूसरी बात, अभी धर्म की बात, जैसे कि योगेश जी आपने खुद बताया, धर्म के ऊपर जो है लग तो रहा है। तो याद होगा आपको कि जब राम जन्मभूमि का ताला खुला था, उसके बाद जब जो है विवादित ढांचा जब तोड़ा गया था, तो बीजेपी को फायदा हुआ था क्या? नहीं, लेकिन आपको याद होगा उस दौरान जब लालकृष्ण आडवाणी जी की यात्रा का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप बीजेपी को वोट दीजिए। और अब तो ये हर जनसभा में कहा जाता है ना कि जो अच्छा कर रहा है, जो राष्ट्रहित में काम कर रहा है, जो धर्म के क्षेत्र में काम कर रहा है, उसको मतदान कीजिए। सुनिए तो, आने तो दीजिए, मुझको उस मुद्दे पे आने दीजिए ना। उनको कोई फायदा हुआ था? ढांचा गिरा तो यूपी की सरकार भी गई, पलट के वापस नहीं आए। तो धर्म अलग मुद्दा है और राजनीति अलग मुद्दा है। धर्म मेरा निजी है, राजनीति राष्ट्रीय होता है। ये धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं। दिक्कत ये है, ये धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं। जैसे इन्होंने 2019 का चुनाव ये जीत ना पाते, पुलवामा को लेकर के आए थे। पुलवामा के जो है फर्स्ट टाइम वोटर को हमको वोट देंगे क्या? तो क्या किया था, टारगेट बनाया था कि नए वोटरों को
वोट दिया जाए, ये टारगेट उन्होंने बनाया था, टारगेट सेट किया था कि कैसे किस तरह से बरगलाया जा सकता है, किसको कैसे बरगलाया जा सकता है। अभी जैसे बच्चों को जाकर के प्रधानमंत्री शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को एग्जाम कैसे देना है। संजय जी समय कम है तो थोड़ा ताज्जुब की बात है शॉर्ट में। तो ये सारी चीजें जो है ये केवल सिर्फ बरगलाने की राजनीति है। तो बरगलाने की जनता इस समय बड़ी होशियार है, राम में उनकी आस्था है, मंदिर जाएंगे। वही बात आप कह रहे हैं, वही बात दीपक जी कह रहे हैं। एक छोटा सा अभी- कमेंट आशीष जी से ले लेते हैं, उसके बाद शाहिद जी के पास आते हैं। जाऊंगा, दुर्गा जी में आस्था है, मैं जाऊंगा। ठीक है, धर्म पर नहीं कर्म पर इस बार मतदान पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं और दीपक जी भी यही दावा कर रहे हैं। ठीक है में कुछ नहीं आशीष जी, उत्तर प्रदेश में क्या बीएसपी से भी कुछ सांठगांठ चल रही है, क्या बातचीत चल रही है, क्या चर्चाएं तो ये भी हैं? देखिए जैसे कि अभी देखिए हम लोग पैनल पे 4 लोग बैठे हैं, तो हमारे में सबसे वरिष्ठ अगर कोई सीनियर नजर आता है तो अश्विनी शाही जी नजर आते हैं, तो हम उनका सम्मान करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में उसी प्रकार से बहन मायावती जी यहाँ की बड़ी नेता हैं। निश्चित तौर पर हमारा मान सम्मान जो देने और देखने का नजरिया है वो स्पष्ट है, और हम लोग एक बार कह रहे हैं वापस से कि भारतीय जनता पार्टी को लड़ाने के लिए मतदाताओं के वोटों का ध्रुवीकरण न हो, एकजुटता के साथ में मतदान किए जाए, ताकि आसानी से भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटा सा जवाब दीपक जी इसी पर आपको समझ में आ गया होगा, क्या खेल हो रहा है यूपी में? देखिए कोई खेल नहीं हो रहा है। और मैंने जो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 11 सीटों की बात जो कही, उन्होंने अपने एक्स पे लिखा कि हमारी 11 सीटों पे बड़ी सौहार्दपूर्ण और बड़ी उससे हमारी बात। 11 सीटें तो छोड़ दीजिए, वो बीएसपी के साथ अगर मिल जाएंगे तो आपको कहां रखेंगे? नहीं, हम तो देखिए इंडिया ब्लॉक तो बार बार चाहता है, अब तो निर्णय ये बहन जी को लेना है ना। हाँ। ये तो निर्णय मायावती जी को लेना है कि वो इंडिया के साथ हैं या किसके साथ हैं, अकेले हैं। हम जबरदस्ती तो उनको कह नहीं सकते कि नहीं आप आ जाइए। भाई 10 साल से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों सिद्धांतों के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही, और अब आज जब मौका है जनता की आवाज बन करके उनको जो है लोगों के बीच में जाने का, तो आज ये किसके साथ है किसके साथ। चलिए ठीक है, इंडिया गठबंधन का आप जिक्र कर ले, लेकिन वो इंडिया गठबंधन रहेगा या कांग्रेस कोई और खेल खेल जाएगी? क्योंकि कांग्रेस के बिना मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन चलेगा। अश्विनी साई जी, धर्म के नाम पर नहीं, कर्म के नाम पर, काम के नाम पर इस बार वोट पड़ेगा? योगेश जी हमेशा पढ़ता है और पढ़ना भी चाहिए, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है और आजकल पूरे देश में दिख रहा है और इस पैनल में भी दिख रहा है कि राम का नाम लेने से परहेज करने वाले आज धर्म की और राम की बात करते हैं। सार्वजनिक रूप से जो राम का नाम नहीं लेते थे वो आज कर रहे हैं। आज भी एक तपस्वी को हम लोगों ने देवघर में देखा, दीपक भाई, आज एक तपस्वी को देवघर में देखा है माला वाला पहने हुए, वो भी जाते हैं इस विषय पे हर जगह, चंडी पाठ भी हो रहा है। तो ये अच्छी चीज है कि सनातन के प्रति जो इरेडिकेशन की बात करते हैं लोग साउथ में, और दीपक भाई के नेता जो महासचिव लोग यहाँ रामचरितमानस के विरोध गाली देते हैं, वो सब राम काज जप कर रहे हैं। अच्छी चीज है, ये इसमें होना चाहिए, सबका आस्था है अपनी, कोई बात नहीं। मगर इस चीज में एक नई चीज निकल कर आई है। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, आज पूरे देश में वो याचक की भूमिका में आ गई है। वो सब लोग उसको ही तिरस्कृत कर रहे हैं। यात्रा चली तो बंगाल में ममता जी ने झिटक दिया। अभी देखिए संजय भाई ने 2 बार कहा जिसको जरूरत हो आए, नहीं तो हम नहीं देखते हैं। बिहार में जेडीयू खत्म कर दी, 11 सीट पर अखिलेश जी ने वो कर दिया, अब वो बसपा की तरफ पींगे बढ़ाने लगे। तो कहानी क्या, ये देश में राहुल जी जहां जा रहे हैं वहीं पर लंका लगा दे रहे हैं कांग्रेस की, ये क्या हो रहा है? चलिए आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि राहुल जी जहां जा रहे हैं लंका लगा दे रहे हैं। राहुल पश्चिम बंगाल में पहुंचे, वहां पर सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम ने उनसे मुलाकात की है, उसको लेकर के मोहम्मद सलीम साहब का भी बयान सामने आया कि अगर दीदी बाहर जाना चाहती हैं तो जाना ही चाहती हैं, उनका स्वागत है, उन्होंने भी किया है। और अब कैसे दीदी और सीपीएम और कैसे कांग्रेस एक नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। माफ कीजिएगा आशीष जी, समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए चर्चा को हमें विराम देना पड़ा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में अभी खटास नजर आ रही है, ये आखिर कहां पर जाकर के रुकेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज़। नमस्कार।